12th क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करते हैं कि आप जहां भी हो सुरक्षित रहें और अपने चैनल से जुड़े हों। जितना टास्क दी जाती है उतनी तैयारी करते रहें। देखिए बच्चों को केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम करता है, इंटर के बच्चों को जो बोला करते हैं वो बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा सा भारी लगता है सर। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना काल में आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री पर ही कमांड करवा दें। देखिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लेके चल रहे हैं, जैसा कि पिछले क्लास में आप देख रहे थे और आप दिन भर आज उसको देखा भी होगा, तैयारी भी कर लिए होंगे। मैं जैसा कि उम्मीद करता हूँ आपसे, अब एब्सेंटी में क्या करते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए कल हमने नरनस्ट समीकरण के बारे में तुम लोग को बताया कि नरनस्ट समीकरण क्या है और नरनस्ट समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले हमने बताया कि नरनस्ट समीकरण का उपयोग इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध शेल विभव करने में, ज्ञात करने में बोलते हैं। और फिर बताए थे कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम जान जाते हैं तो फिर सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। सेल की विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं या सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ रहे हो? तो देखा जाए उस मैंने ये सारी बातें हम कल के वीडियो में भेजे थे और देखिए उसी से रिलेटेड कुछ बातें ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोग बनाते हैं, उसको आप बना रहे हैं हम, तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल में नरनस्ट समीकरण से हमने यही बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रोड या अर्ध शेल विभव अगर निकालना हो, ठीक है, पहला दिमाग रखिए, किसी इलेक्ट्रोड का विभव या अर्ध शेल विभव अगर ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, E = E नॉट यानी कितना बराबर की लॉग के, यानी फार्मूला पूरा बताए थे कल। जहां पे कौन क्या चीज है ये सारी चीजों को आपको बताए थे भी हमने। उसके बाद हमने कहा कि अगर नरनस्ट समीकरण से कोई एक इलेक्ट्रोड का अगर हम विभव निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसका हम मानक इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? कल हमने बताए थे कि किसी धातु के प्लेट को लेकर के उसी के विलयन में या उसी के आयन के विलयन में डुबाया जाता है तो अल्प समय के लिए दोनों के बीच में देखता ऑक्सीकरण या अपकरण की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह देखिए अभिक्रिया साम्यावस्था में रहती है। जो अभिक्रिया जब साम्यावस्था में आ जाता है, या तो ऑक्सीकरण हो या तो अपकरण हो, अगर साम्यावस्था में आ गया तो समझिए उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वह समझिए जीरो हो जाता है। तो E के जगह पर अगर जीरो रख देता है तो E नॉट का मतलब क्या होता है? सेल के जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है E नॉट। E और E नॉट का मतलब समझिए, पहले समझ के E का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड विभव और E नॉट का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अगर मानते हैं कि किसी धातु का तुमने इलेक्ट्रोड बनाया है, तांबा का है, सिल्वर का है, चांदी का कहते हो, या निकेल का है, कोबाल्ट का है, हाइड्रोजन का है, किसी का तुम बना रहे हो इलेक्ट्रोड। अब हमको मानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव हमको मालूम नहीं है, साम्यावस्था में जाने दीजिए। तो बताओ E नॉट जो है इस फार्मूला को बताओ, ये माइनस है, ये साइड में क्या हो जाएगा? प्लस। कहते कि R और T और F का अगर मान रख देते हो तो यही E नॉट का मान तुम्हारा इतना हो जाता है। ये बात को याद करेंगे कि इस फार्मूला का सहारा लेकर के हम किस सेल के यानी जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? अब देखा जाए, जैसे मानते हैं एक इलेक्ट्रोड विभव निकाल दिए, अब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर निकाल देते हो तब तो बताओ आप वहां पर सेल विभव भी निकाल सकते हैं। कारण कि सेल विभव में कल बताए थे कि कैथोड का विभव और -A नोड का विभव और यानी
अपकरण विभव और माइनस ऑक्सीकरण विभव, ये दोनों के विभव का जो अंतर होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर है? तो अब जैसे डैनियल सेल के बारे में सोचिए। अब डैनियल सेल में तुम लोग बताए थे कि दो धातु का प्लेट लेते हैं, एक जस्ता का लेते हैं और एक तांबा का लेते हैं। जस्ता की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं और यहाँ देखा जाए कॉपर सल्फेट के विलयन में तांबा की छड़ को घुसाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेल निरूपण किया गया है, Zn ऑब्लिक या Zn2 पॉजिटिव हो गया है, माने यहाँ पर देखा जाए कि जस्ता का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण विभव हो गया और ये पीछे देखिए अपकरण विभव हो गया। तो अर्ध सेल विभव ये है और अर्ध सेल विभव ये है। अब दोनों अर्ध सेल विभव का अगर हम विभव निकाल लेते हैं तब तो उस स्थिति में आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। तो सेल का विद्युत वाहक इसमें दोनों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें सब विद्यार्थी कान खोल करके कि डैनियल सेल में अगर नर्नस्ट समीकरण का कभी भी प्रयोग करते हैं या कोई भी विद्युत रासायनिक सेल में नर्नस्ट समीकरण अगर लागू कर रहे हो तो वहां पर धातु का जब भी लेना चाहिए तो अपकरण विभव लेना चाहिए। याद रखेगा, ऑक्सीकरण विभव नहीं लेते हैं कब? जब नर्नस्ट समीकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में ऑलवेज अपकरण विभव लेना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल बराबर हो गया है सेल का मानक विद्युत वाहक बल और माइनस कितना लिख दीजिएगा, जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है पहले उसको लिखना है और अपकरण वाला को बाद में लिखना है। तो इस टाइप का देखा जाए कि कोई भी सेल है, आज सेल देकर कहेगा इसमें नर्नस्ट समीकरण से चलिए सेल का विभव बताइए या सेल का विद्युत वाहक बल बताइए, तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालते समय यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा। बात समझे? और ये भी दिमाग में रखिएगा कि कोई भी सेल हो वह सेल काम करेगा कि नहीं काम करेगा, इसके लिए पहले ही तुम लोग बता दिए हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो ऑलवेज होगा पॉजिटिव, हमेशा प्लस में आना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तो उसी समय बोल दीजिए कि ये अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं ऑब्जेक्टिव ये बनाने के लिए कि देखिए सेल निरूपण की है, सेल में Zn देखिए सॉलिड रूप में है और Zn2 पॉजिटिव विलयन में चला गया और यहाँ सिल्वर आयन विलयन में है, ये देखिए आपका सॉलिड में बदल गया। कहता कि सेल का मानक मानक विद्युत वाहक बल निकालना। तो मानक विद्युत वाहक बल निकालना है, समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे साफ करके समझा रहे हैं। तो हमने पहले ही बोले कि जब भी आप लोग यानी कि मानक विद्युत वाहक बल निकालते हो तो वहां पर पहले अपकरण अभिक्रिया करवाए। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि Zn और देखिए बदल गया Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव में हो गया है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इस हालात में यानी E0 Zn, ठीक है, इसका मान तुम्हारा देखिए दे दिया है, बताओ कितना है ये, यानी 0.763 इतना वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा Zn से Zn2 पॉजिटिव हो गया है, माने इलेक्ट्रॉन त्याग करके देखिए आयन में बदल गया है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो दिले, ऑक्सीकरण के आधार पर देखिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाला गया है। लेकिन हमने पहले ही बोले कि जैसे नर्नस्ट समीकरण या कुछ काम करते हैं तो पहले अपकरण विभव निकालिए। तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण विभव का मान देखिए आप पॉजिटिव है, तो बताओ जब इसका पॉजिटिव कर रहे हो इसका मतलब है कि अगर इसी को पलटिएगा तो Zn और 2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो Zn देखिए सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर देखा जाए E0 Zn जो हो जाएगा यहाँ पर तो प्लस में है, यहीं पर देखिए माइनस में हो गया 0.763। ठीक है, इतना वोल्ट हो गया। देखिए अब करंट के आधार पर फिर देखा गया सोलर के दूसरा में आइए, अब तो दूसरा में इलेक्ट्रॉन देखिए लिया है आपका कौन सी सिल्वर,
अब सिल्वर के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या चीज कि सिल्वर यानी Ag, आज Ag से बदल गया कौन सी में, Ag पॉजिटिव में, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया है। तब इसका देखो मानक यहाँ पर दिया है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया सिल्वर का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया देखा जाए -0.80 वोल्ट। अब बोलिएगा तो यहाँ पर भी जो दिया गया है तुम्हारा क्वेश्चन में, देखो पॉजिटिव परमाणु के रूप में है, आज देखिए पॉजिटिव कर दिया है, मैंने यहाँ भी ऑक्सीकरण कर दिया है। तो सबसे पहले आप करण इसको कर दोगे, ठीक है, तब पलट दीजिए इसको, तब बोले या बोले नहीं अपकरण के आधार पर, या अपकरण के आधार पर Ag ये पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया कौन सी Ag। अब यहाँ पर Ag परमाणु के रूप में बदल गया तो E0 Ag, तो बताओ यहाँ पर माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, तो 0.8 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब तुमको निकालना E0 सेल, देखिएगा तो E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल बराबर बताएं कौन सी कि E0 कैथोड है, और कैथोड को लिखते हैं कौन तरफ राइट में, एनोड को लेफ्ट में, इसलिए क्या करें किताब में R दे देगा और माइनस क्या है E0 L कर देगा। तो R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, माने लेफ्ट जो होता है आगे और राइट माने पीछे। तो यहाँ पर अपकरण होती है, यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो एक मतलब है कि देखा जाए ये नॉट, यहाँ पर देखिए Zn का आया -7.34 और इसका आया कौन सी प्लस, एक मतलब कि तब करण की क्रिया यहीं पर रियल होगा। तो यहाँ पर हो गया कितना 0.80 और माइनस लेफ्ट में कौन आएगा Zn, तो हो जाएगा -0.763, ठीक है। अब यहाँ से बताइएगा तो हो जाएगा कितना जी, तो यहाँ से हो गया 0.80 और माइनस माइनस प्लस हो गया 0.763। अब यहाँ पर यदि 3 0 हो गया 3, 6 0 हो गया 6, 7 8 15 यानी 1.5। तो बताओ इतना वोल्ट आ गया, बताओ पॉजिटिव है ना जी। तो एक मतलब है कि कोई भी सेल निरूपण दे करके सेल में इलेक्ट्रॉन दे देगा और देने के बाद कहेगा कि तो चलो ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकालिए। तो मानक विद्युत वाहक बल निकालते समय यही ध्यान देना है लड़कों को कि पहले अपकरण विभव दोनों का निकालिए। अपकरण के आधार पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाल दीजिए और निकालने के बाद राइट में से लेफ्ट वाला घटा दीजिए, अपकरण वाला में से ऑक्सीकरण वाला घटा दीजिए। अब घटाने के बाद जो मान आता है वही समझिए सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आज हम इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं और इसी तरह के आने वाले दिन यानी अगले क्लास में और एग्जाम्पल लेते हुए और तब हम लोग टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो आज क्लास में स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।